तो साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन तिलक नगर चेंबूर मुंबई में हो रहा है और इसके लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है वोट का अधिकार, शासक बनने और शासक बनाने का अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा वोट के अधिकार को शून्य करना एवं एसआईआर पुनरीक्षण के द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को वोटर लिस्ट से गायब करना शासक जातियों का षड्यंत्र है। एक गंभीर चर्चा। दूसरा विषय है ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना करना, मंडल कमीशन और सचेत कमीशन को लागू ना करना, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में झगड़ा लगाना, ये शासक वर्ग का षड्यंत्रकारी चाल है। एक चर्चा। ऐसे दो प्रमुख विषय यहाँ रखे गए हैं। साथियों, मैं केवल 2-3 महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक तो देश में वास्तविक लोकतंत्र होने की जो पूर्व शर्त है, रूलिंग पार्टी होना और मेन अपोजिशन पार्टी, मजबूत मेन अपोजिशन पार्टी होना, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। हमारे यहाँ दिखने में ये दिखाई दे रहा है कि एक रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी उसके विरोध में मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। दिखने में ऐसा दिखाई दे रहा है, या भारत का जो मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो मीडिया हम सब भारत के लोगों के सामने ये बात पेश कर रहा है कि एक रूलिंग पार्टी है और एक अपोजिशन पार्टी है। ये प्रोजेक्शन किया जा रहा है। इस प्रोजेक्शन का स्वाभाविक नतीजा क्या होगा? जब आप रूलिंग पार्टी का विरोध करोगे तो स्वाभाविक रूप से दूसरी जो विरोधी पार्टी है उसी को लाने का काम होगा। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से यही होता है या होता आ रहा है। और भारत में भी यही हो रहा है। तो हमको थोड़ा सा अंदरूनी जानकारी लेना होगा। अंदरूनी जानकारी लेने से, डाटा कलेक्शन करने से, डाटा हमारे सामने रखने से हमें पता होगा कि वास्तविकता क्या है। तो आपको पता चलेगा कि आज
1925 को जो आरएसएस की स्थापना हुई, वो आरएसएस की स्थापना करने वाले जो लोग हैं वो ब्राह्मण लोग थे। हेडगेवार ब्राह्मण था चंद्रपुर का, गोलवलकर भी ब्राह्मण था। तो हेडगेवार ने या गोलवलकर ने संघ के द्वारा एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया। पहले उसे जनसंघ कहा जाता था। नए जो नौजवान लोग हैं शायद उन लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, मगर ये जानकारी होना चाहिए कि पहले जो राजनीतिक दल संघ के द्वारा स्थापित किया गया था उसका नाम जनसंघ था। अब जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी हो गया है, भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया है। जनता पार्टी में जनसंघ को विलीन कर दिया गया था इमरजेंसी के विरोध में, और सब विरोधी पार्टी के लोग जिनको इंदिरा गांधी ने जेल में डाला था सारे लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने जनता पार्टी बनाई थी। उस जनता पार्टी में जनसंघ को भी शामिल कर लिया गया था। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बाहर निकलकर उन्होंने जो जनता पार्टी बनी थी उसके विरोध में जाकर अलग पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। अगर ये जनता पार्टी है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हो गए। आज उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में उसकी सरकार है, महाराष्ट्र में उसी पार्टी की महाराष्ट्र में भी सरकार है। और देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है। साथियों, हम लोगों को ये बात समझना होगा, इसकी आंतरिक चरित्र को जानने से पता चलेगा, ऐसे ही पता नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी नाम से पता नहीं चलेगा कुछ। तो ये वास्तविक रूप से आरएसएस के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ राजनीतिक दल था, जिसका प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखते वक्त मीडिया वाले जो ज़्यादातर पत्रकार ब्राह्मण होते हैं उन्होंने कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं लिखा। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ और आप लोग नहीं जानते तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको जानकारी दे दी जाए कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों को नॉर्थ इंडिया में अगर वो जन्मजात गधा भी हो तो भी उसको पंडित कहा जाता है। अगर मान लो जन्मजात गधा है, अनपढ़ है, गवार है, फिर भी बोलने का एक रिवाज है, नॉर्थ इंडिया में है। इधर महाराष्ट्र में शायद नहीं है, नॉर्थ इंडिया में ऐसा रिवाज है। और वो लोग बोलते पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी, मतलब वो बच्चा भी रहता है तो भी पंडित जी ही रहता है। तो ये सिस्टम को जो हम लोगों को समझना है, तो इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ। वो कोई निजी कोई दुश्मनी नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी के खेती के साथ खेती मेरी लगी हुई है, त्याला मराठीमध्ये धुरेल धुरा लागलेला आहे, तर माझं काही धुरेल काही लागलेलं नाही आहे। त्यामुळे माझं त्यांचं काही व्यक्तिगत भांडण नाही आहे, सिद्धांत का मुद्दा है, विचारधारा का मुद्दा है, वैचारिक बात है, विचार के आधार पर बता रहा हूं। दूसरी बात है
वो है नेशनल कांग्रेस। तो नेशनल कांग्रेस की स्थापना वो भी मौलिक रूप से ब्राह्मणों ने बनाई, मगर डर की वजह से ब्राह्मणों ने क्या किया, जब स्थापना हुई तो एक अंग्रेज को बना दिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष था वो अंग्रेज था। एलन ह्यूम जो है वो अंग्रेज था, मगर बनाने वाले ब्राह्मण ही थे, उसको बनाने वाले ब्राह्मण ही थे। और इसलिए बनाने वाले ब्राह्मण होने की वजह से संगठन पर उनका ही कब्जा था, उनका ही नियंत्रण था। और इसका परिणाम स्वाभाविक रूप से जब अंग्रेज चले गए तो उनके जाने के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर भारतीय प्रजा को नहीं हुआ। अंग्रेज गए, अंग्रेजों की जगह ब्राह्मण आए और एक ब्राह्मण को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। ट्रांसफर ऑफ पावर को हम लोगों को बताया गया ये आजादी है, हमें ये बताया गया, क्योंकि लिखने वाले वही लोग हैं, बताने वाले वही लोग हैं, पत्रकार वही लोग हैं, उन्होंने बताया आजादी है, तो हमारे लोगों ने मान लिया आजादी है। अब हमारे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है आजादी तो है नहीं, तो हम बता रहे हैं, जब हमको एहसास हुआ ये आजादी नहीं है, तो केवल एक विदेशी अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया, ये केवल ट्रांसफर था। जानकारी होने के बाद हम लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि अरे ये तो केवल एक विदेशी की जगह दूसरा विदेशी लाया गया, और ये भ्रम पैदा किया गया कि विदेशी चले गए। डीएनए वैज्ञानिक शोध है जिनके अनुसार ये प्रमाणित हो गया है कि ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है, और विदेशी लोगों का राज हो गया। तो आज हम देखते हैं 1925 को जो आरएसएस की स्थापना हुई और उसके आधार पर जनसंघ नाम का जो राजनीतिक दल बनाया, वो दल भी ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया था, और कांग्रेस भी ब्राह्मणों के द्वारा ही बनाया गया था। और डीएनए के अनुसार ये प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण विदेशी है। इसका मतलब ये है कांग्रेस जाती है तो उसके जगह बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो उसके जगह कांग्रेस आती है। हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं बदलाव होता है, हम लोग ऐसा मानकर चलते बदलाव हो रहा है, मगर बदलाव हो नहीं रहा है, क्योंकि जिसका कंट्रोल करने वाला आदमी ब्राह्मण हो वो अपने ही विरोध में सत्ता का उपयोग क्यों करेगा। गधे से गधा ब्राह्मण को धरो और उसको उसके हाथ में एक हथौड़ा दे दो और उसको बोलो कि ये पैर में मारो, है गधा थोड़ी हूं मैं, है गधा थोड़ी हूं। तो वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसको मालूम है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि एक ब्राह्मण की जगह दूसरा ब्राह्मण आ गया तो बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। मगर जब ब्राह्मण प्रमुख होता है तो प्रमुख होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, फैसले लेने का अधिकार होता है उसके पास। फाइनली फैसले लेने का अधिकार उसके पास होता है। वो ब्राह्मण अपने ही विरोध में कोई फैसला तो लेगा नहीं। जब अपने ही विरोध में फैसला नहीं लेगा तो मौलिक रूप से वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर
आदिवासियों के सेग्रीगेशन के आधार पर, महिलाओं को दास बनाने के आधार पर, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपने के आधार पर इसमें कोई बदलाव करने का फैसला ब्राह्मण लेने वाला नहीं है। जब इसमें कोई बदलाव करने का, फैसला करने का कोई फैसला ब्राह्मण लेने वाला नहीं है, तो ये व्यवस्था जस के तस रहेगी। और जब ये व्यवस्था जस के तस रहेगी तो क्या होगा? तो हमारा जो मूल पीड़ा है, जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, वो वैसे के वैसा रहने की वजह से हमारी मौलिक समस्या है। तो हमारी पीड़ा वैसे के वैसे ही रहेगी, हमारा दुख वैसे के वैसे ही रहेगा। और जब हमारा दुख वैसे के वैसे ही रहेगा तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें कोई बदलाव हुआ है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि बदलाव हुआ है। इसलिए कांग्रेस जाती है और उसके जगह बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, तो उसका नियंत्रण ब्राह्मणों के ही नियंत्रण में रहता है। इसलिए किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उनको परिवर्तन नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को परिवर्तन नहीं चाहिए। परिवर्तन से तो मान लो जो बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ है, अगर परिवर्तन हो गया तो सबसे ऊंचाई पर बैठा हुआ जो ब्राह्मण है धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है अगर वो नीचे गिर गया तो धड़ाम से नीचे गिरेगा, और जितना ऊंचाई से नीचे गिरेगा उतना ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसा क्यों करेगा? ब्राह्मण तो बुद्धिमान होते हैं तो गधा भी नहीं करेगा। ब्राह्मण तो बुद्धिमान होते हैं, ऐसा काम तो गधे भी नहीं कर सकते। इसलिए परिवर्तन नहीं होता। जब परिवर्तन नहीं होता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन करने के लिए कोई और सोचने की जरूरत है। इसलिए बता रहा हूं कि जो दो मौलिक सिद्धांत है, एक सिद्धांत है बेनिफिशियरीज ऑफ द सोशल सिस्टम और दूसरा है विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम। जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, ये विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम्स है, ये व्यवस्था के शिकार और पीड़ित लोग हैं। और बेनिफिशियरीज ऑफ द सोशल सिस्टम में ब्राह्मण और तत्सम जो ऊंचे जाति के लोग हैं वो बेनिफिशियरीज ऑफ द सोशल सिस्टम में है। तो जो बेनिफिशियरीज ऑफ द सोशल सिस्टम है वो इसको बरकरार रखना चाहते हैं, और जो विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम है वो इसको बदलना चाहते हैं। तो तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम, जो व्यवस्था के शिकार लोग हैं, वो जब तक व्यवस्था के नियंत्रण में नहीं आते, उनके नियंत्रण में जब तक व्यवस्था नहीं आती है तब तक बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए सत्ता में आप कांग्रेस को रखोगे, सत्ता में आप बीजेपी को रखोगे तो नियंत्रण में ब्राह्मण ही रहेगा, और जब तक नियंत्रण में ब्राह्मण रहेगा तो मौलिक रूप से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो पहली बात आपको ये स्वीकार करना होगा। ये अधिवेशन में आपको, ये अधिवेशन डेलीगेट कन्वेंशन जो है वो डेलीगेट कन्वेंशन होता है। ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये जो कन्वेंशन होता है ये डेलीगेट कन्वेंशन होता है, और डेलीगेट्स को सारे देश भर से बुलाया जाता है। एक क्राउड नहीं है जो यहां से जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाए। कुछ लोग फिर भी यहां से भी जिंदाबाद मुर्दाबाद का लगा ही देते हैं, क्योंकि उनको उतनी समझदारी नहीं है कि ये कोई रैली नहीं है, ये जो है ये रैली नहीं है, ये अधिवेशन है। अधिवेशन में जिंदाबाद मुर्दाबाद ये इसके लिए ये नहीं रखा गया है।
ये डेलीगेट कन्वेंशन है और इसमें डेलीगेट पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं उनको दिमाग की खुराक देना होगा। और दिमाग की खुराक क्यों देना होगा? क्योंकि ये लोग फिर अपने अपने जिले में जाकर जो बचे हुए दूसरे लोग हैं उनको दिमाग की खुराक देने का काम करेंगे, दिमाग को तैयार करने का काम करेंगे। दिमाग को खुराक देने की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये सारा शरीर दिमाग के नियंत्रण में चलता है। ये हाथ, ये पैर, ये सारा कुछ जो है वो दिमाग के नियंत्रण में चलता है। अगर दिमाग खाली है तो फिर ब्राह्मण भरता रहेगा, उसमें कूड़ा करकट भरता रहेगा। और हमारे करोड़ों लोगों के दिमाग में कूड़ा करकट तो वो भरते ही रहते हैं, और वो कूड़ा करकट जैसा भरते हैं वैसा हमारे लोग करते भी रहते हैं। उनको इसमें कोई बुराई भी नहीं लगती है, क्योंकि गलत और सही का जजमेंट बनाने के लिए जो सेंस चाहिए वो सेंस तो है नहीं, और वो सेंस ना हो इसीलिए पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया गया है। ये भी हम लोगों को ठीक से समझना होगा। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को जो मौलिक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो मौलिक बात ये है कि जिनको परिवर्तन चाहिए उनके नियंत्रण में सत्ता चाहिए। हम क्या करते हैं? हम लोग सेकुलर पार्टी समझकर कांग्रेस को वोट देते हैं, हम सोशलिस्ट पार्टी समझकर कांग्रेस को वोट देते हैं कि ये हमारा परिवर्तन करने का काम करेगी। वो तो ब्राह्मणों की पार्टी है। और मैं तो ऐसा मानता हूं, जितनी मेरे पास समझदारी है, कि कांग्रेस इज अ मोर डेंजर देन बीजेपी। मैं जी जो समझदारी है वो समझदारी ये कहती है कि कांग्रेस इज अ मोर डेंजर देन बीजेपी। क्यों? आप बोलेंगे क्यों? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। आप बोलेंगे हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। अरे बीजेपी के लोग जो आपके साथ बदमाशी कर रहे हैं तो दिखाई दे रहे हैं ना, ये बदमाश लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं और ये बदमाश लोग हैं, ये दिखाई तो दे रहे हैं। कांग्रेस वाले आपकी ही बोली बोलते हैं, सोशलिज्म की बोली बोलते हैं, सेकुलरिज्म की बोली बोलते हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार देने की बात करते हैं, अनुसूचित जाति के विरोध में होने वाले अत्याचार को दूर करने की बात करते हैं। तो हमारे लोगों को क्या लगता है? अरे हमारी पार्टी, हमारी बोली बोलते हैं, बोली हमारी बोलते हैं और हमारा समर्थन लेते हैं, और समर्थन लेने के आधार पर सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाने के बाद उनका ही काम करते हैं, हमारे लोगों का काम नहीं करते। आज भी 75 साल से ज्यादा समय हो गया, आज भी लोग भूखमरी के कगार पर बहुत बड़े संख्या में हमारे लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग भूखमरी के कगार पर हैं। और इतना लंबा समय होने के बावजूद भी उनकी भूखमरी खत्म करने में वो कामयाब नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जो बजट बनता है, अभी भारत सरकार का बजट 50 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। भारत सरकार का एक साल का बजट 50 लाख से भी ज़्यादा करोड़ का है। 50 लाख करोड़। जब मैं ये आंकड़ा बता रहा हूँ, कितने लोगों की समझ में आ रहा है? 50 लाख करोड़ आ रहा? समझ में आ रहा? मेरे को समझ में नहीं आता, आप लोगों को कैसे आएगा? 50 लाख करोड़। अबे करोड़ की आप लोग बहुत करोड़ की 50 करोड़ की बात कर रहे हैं। हमारे लोग शायद सोचते होंगे, आप लोग क्या 50 करोड़ की बात हो रही है। 50 करोड़ की बात नहीं है, 50 लाख करोड़। दूसरे तरीके से बताने से थोड़ा बहुत समझ में आता है। इतना पैसा भारत सरकार के पास एक साल में आता है। राज्य सरकार के पास अलग आता है, महानगर पालिका के पास अलग आता है, जिला पंचायत के पास अलग आता है, नगर पालिका के पास अलग आता है। हर संस्था का बजट है और हर संस्था को टैक्स लगाने का अधिकार है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो पैसा इकट्ठा करने का अधिकार है, टैक्स लगाने का अधिकार है, पैसा इकट्ठा करके खर्चा करने का अधिकार है। और जितना टैक्स इकट्ठा होता है उसका कंपल्शन है कानून।
मार्च के पहले खर्चा होना ही चाहिए, उससे आगे नहीं लेके जाना है। वो उधर ही जिस साल का आपने टैक्स लिया उसी साल में वो खर्चा भी होना चाहिए। वो इतने साल से हो रहा है, फिर भी 80% से ज़्यादा लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। भूखमरी, गरीबी से भी आगे हैं एक लाइन, भूखमरी लाइन, भूखमरी में जी रहे लोग हमारे। और उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता है। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो भी ब्राह्मण हुक्मरान बनता है, बीजेपी जाती और कांग्रेस आती तो भी हुक्मरान ब्राह्मण ही बनता है। ब्राह्मण का हुक्मरान बने रहना हमारी समस्या का मूल कारण है, इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा है। संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को सबसे पहले संविधान ने 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया, बाद में इसे 18 साल कर दिया गया। तो अभी 18 साल का वोट का अधिकार है और 100 में 85% हमारे वोट है। जब 100 में 85% हमारे वोट है तो 100% पार्लियामेंट में हमारे लोग चुनकर जाने चाहिए। 30-40% से कैंडिडेट चुनाव जीत लाता है, 85% वोट है। तो हमारे लोग या तो कांग्रेस के पीछे लगते हैं या तो बीजेपी के पीछे लगते हैं, और हमारे जो वोट है वो वोट हम उनको देते हैं, और हमारे वोट के आधार पर देश में या तो कांग्रेस रूलर होती है या तो बीजेपी रूलर होती है। रूलिंग होने के बाद फैसला लेने का अधिकार होता है, और ये जो 50 लाख करोड़ का बजट है इस पर फैसला लेने का अधिकार होता है कि ये 50 लाख करोड़ कैसा खर्चा हो, ये खर्चा करने का अधिकार होता है। फिर वो आपके हिस्से में नहीं आता। आपके गरीबी निर्मूलन के लिए प्लान बनता है, अखबार में खबरें ज्यादा आती है, बजट ही नहीं होता है। और गांव तक पैसा पहुंचने तक राजीव गांधी कहते थे 15 पैसे बचता था, 1 रुपए में कितना बचता था? 15 पैसे बचता था। अब वो भी सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा, मगर 1 रुपए में 15 पैसे बचता था, ऐसा वो बोल रहा है। अब ये जो परिस्थिति है इसके अनुसार इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का सिस्टम है वो तो वैसे के वैसे ही है और उन्हीं लोगों ने बनाया हुआ है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को वोट के अधिकार का उपयोग हमारे भारत में कितने लोगों को ये पता है कि अमेरिका में, यूरोप में और दुनिया के दूसरे देशों में वोट का अधिकार के लिए वहां के लोगों को आंदोलन करने पड़े तो वोट का अधिकार मिला। वोट के अधिकार के लिए आंदोलन करने पड़े। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो क्या किसी ने वोट का अधिकार मिलने के लिए कोई आंदोलन किया भारत में? किसी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों ने? अमेरिका जैसे देश में, यूरोप जैसे देश में, इंग्लैंड जैसे देश में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। इतना एडवांस कंट्री, महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। भारत में स्त्री पुरुष का तो छोड़ो, उससे भी आगे एडल्ट फ्रेंचाइज लाया गया। हमारे लोगों को तो ये बात एडल्ट फ्रेंचाइज का होती है, ये समझ में नहीं आता है एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। यहां तो स्त्री पुरुष के भेद का तो छोड़ो, उससे आगे एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार, जिसकी उम्र 21 साल हो गई उसको संविधान ने वोट का अधिकार दे दिया। किसी ने आंदोलन नहीं किया। फिर उसके बाद उसको 18 साल का कर दिया गया।
तो वोट का अधिकार के लिए दूसरे देशों में मारकाट हुई, खून खराबा हुआ, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसके बाद वोट का अधिकार मिला। क्योंकि वो लोग जानते थे वोट का अधिकार जो है ये वास्तविक सत्ता का मूल स्रोत है। वोट का जो अधिकार है वो सत्ता का मूल स्रोत है, जहां से सत्ता निर्माण होती है, वो ये जानते थे। इसलिए वोट पर ही रोक लगा दिया था उन लोगों ने। वहाँ का जो शासक वर्ग था, वहाँ के जो ऊंचे लोग थे, वहाँ के जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने वोट के अधिकार पर ही पाबंदी लगा दिया था। इंग्लैंड जैसे देश में। इसलिए साथियों, हम लोगों को जो वोट का अधिकार मिला वो हमारे महापुरुषों के बदौलत, आंदोलन के बदौलत हम लोगों को वोट का अधिकार मिला। तो हम लोग हमारे वोटर्स को भी आज तक ये नहीं समझा पाए कि ये जो वोट का अधिकार है ये शासक केवल चुनने का अधिकार नहीं है, मगर वोट के अधिकार शासक चुनने का अधिकार है, उससे भी बड़ा अधिकार है शासक बनने का। और अगर आप जिसको बनाना चाहते हो उसको बनाने का। ये तक बात अभी तक हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को छोड़ो, उनके पढ़े लिखे लोगों को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। तो ये काम बामसेफ के लोगों का है और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो समाज में वोट के अधिकार के रेफरेंस में, उस संदर्भ में जागृति करने का कार्य करे। अगर वो उसके संबंध में जागृति करने का कार्य करेगा और उस बात को वो समझने की कोशिश करेगा तो उससे जो बदलाव आएगा वो महत्वपूर्ण होगा। तो वोट के लेवल पर हम लोगों को ये जागृति फैलाना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो देश में मौलिक परिवर्तन करने के लिए हमारे संगठन का उपयोग होगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो बामसेफ है ये मुलाजिमों का, पढ़े लिखे कर्मचारी लोगों का, समाज के पढ़े लिखे लोगों का, समाज के कंपैरेटिवली समझदार लोगों का संगठन है और निश्चित रूप से उन लोगों की ये जिम्मेदारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बामसेफ की जो दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि इस देश में आंदोलन खड़ा करने के लिए, आंदोलन निर्माण करने का संगठन बनाना, ये जिम्मेदारी बामसेफ की है। बामसेफ तो कर्मचारी लोगों का संगठन है और वो कर्मचारी आंदोलन नहीं कर सकते। सिविल सर्विस कंडक्ट रूल की वजह से उनकी मर्यादाएं हैं। अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उनकी नौकरी जा सकती है। इसलिए वो जो कर्मचारी हैं वो समाज का 2% है, वो 98% जो बाकी समाज है उसको मिलाकर के संगठन, आंदोलन करने वाला संगठन बना सकते हैं। समाज के लिए आंदोलन करने वाला संगठन बना के दो। जब आंदोलन करने वाला संगठन बना कर दिया जाएगा तो आंदोलन होगा। जब आंदोलन होगा तो बड़ा बदलाव आएगा। मासेस को, जो मासेस है, मासेस को जैसे हम पढ़े लिखे लोगों को एक आदमी को बिठाकर समझाते ना, तो मासेस को समझाया नहीं जाता। एक आदमी को बिठाकर, जो अनपढ़ आदमी है उसको बिठाकर समझाया नहीं जाता। तो अनपढ़ गवार आदमी को कैसे समझाया जाए? अगर उनके जीवन मरण को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं, अगर उसके लिए आंदोलन किया जाए तो वो अनपढ़ गवार आदमी उस आंदोलन में उनके हित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शामिल होते हैं और शामिल होने से उनका मोबिलाइजेशन होता है, मासेस का मोबिलाइजेशन होता है। तो मासेस का मोबिलाइजेशन करने के लिए हमको काम करना चाहिए। जितना ज्यादा मास, हमारे 85% हमारे लोग हैं। हमारा मोबिलाइजेशन कांग्रेस वाले कर रहे हैं, हमारा मोबिलाइजेशन बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी वाले उनको हिंदू बनाकर उनका इस्तेमाल उनके ही खिलाफ कर रहे हैं। ओबीसी के लोगों को हिंदू बना रहे हैं और हिंदू बनाने के पास वोट ले रहे हैं।
वोट लेने के बाद सरकार में आ रहे हैं, सरकार में आने के बाद उसकी गिनती भी नहीं कर रहे, गिनती भी नहीं कर रहे, और फिर भी ओबीसी को समझ में भी नहीं आ रहा है, गिनती भी नहीं कर रहे और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो सरकार में आया वो मुसलमान को बताता वो है तुम्हारा दुश्मन, मुसलमान को बताते वो तुम्हारा दुश्मन है, नहीं तो पाकिस्तान तो है ही है, नहीं तो पाकिस्तान तो है ही है। पाकिस्तान के विरोध में बयान देने का, माहौल गर्म करने का, सारे देश के अखबारों में बयान छपवा कर लाने का, तो तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों को क्या लगता है मोदी मुसलमानों के विरोध में लड़ रहा है, मुसलमान हमारा दुश्मन है और मोदी मुसलमानों के विरोध में लड़ रहा है। कुत्तों की गिनती कर रहा है, उसकी गिनती नहीं कर रहा, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। कुत्तों की गिनती कर रहा है मगर वो तुम्हारी गिनती भी नहीं कर रहा है। उधर महाराष्ट्र में कभी कभी झगड़ा होता है, महाराष्ट्र में कभी कभी झगड़ा होता है तो गर्मा गर्मी होती है, तो गर्मा गर्मी में मराठी में हमारे लोग जो है इधर बोलते हैं, मैं तेरे को क्या गिनता हूं बे। गिनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा बोलते ना, कभी कभी झगड़ा होता है और झगड़े में क्या, अबे मैं तेरे को क्या गिनता हूं क्या। तो गिनना बहुत ज्यादा जरूरी है, गिनना बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से साथियों हम लोगों को संख्या हमारी है मगर उसके दिमाग को हम लोगों ने तैयार करने का काम नहीं किया, तो ये काम हमको प्राथमिकता में करना चाहिए। अगर ये काम हम करते हैं तो हमारी संख्या का फायदा है, नहीं तो सारे के सारे हाईजैक करके लेके जाते हैं। फिर कुछ लालची किस्म के लोग, जैसे मोदी जैसा है, उसको प्रधानमंत्री बनना है तो बना दिया। कोई ओबीसी का एक आदमी है, उसको प्रधानमंत्री बनना है, बना दिया उसको प्रधानमंत्री। आरएसएस के लोगों ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया और प्रधानमंत्री बन गया, वो खुश है, उसका टारगेट जीवन का लक्ष्य था प्रधानमंत्री बनना, बन गया। ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री हो गया मगर ओबीसी की गिनती नहीं कर पा रहा है। ओबीसी का ही प्रधानमंत्री हो गया और ओबीसी की गिनती नहीं कर पा रहा है। ओबीसी का ही आदमी है, ओबीसी की गिनती नहीं कर पा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वास्तविक सत्ता मोदी के नियंत्रण में नहीं है, सत्ता किसी और के नियंत्रण में है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को फैसला करने का अधिकार है, तो मोदी ओबीसी की गिनती करने का फैसला क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि गिनती करने का फैसला लेने का अधिकार कुछ और लोगों के पास है। वो लोग कौन हैं? जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उनके पास अधिकार है। वो लोग बाहर हैं, वो सत्ता के बाहर है, मोदी सत्ता में है। तो जो सत्ता के बाहर है वो वास्तविक सत्ताधारी है, और जो सत्ता के अंदर है और डेली अखबार में दिखाई दे रहा है वो सत्ता में नहीं है। ये जो सत्ता का चरित्र हमारे देश में दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? ऐसे क्यों दिखाए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मजबूरी थी आरएसएस के लोगों को कि एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया मगर उसके पास फैसला लेने का अधिकार ना हो? क्या मजबूरी थी? ये जो बामसेफ के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, एससी एसटी ओबीसी के लोगों के द्वारा जो देश में आंदोलन चल रहा है और उसमें करोड़ों लोग सहभागी हो रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसमें करोड़ों लोग सहभागी हो रहे हैं और वो दिखाई दे रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस वाले जो है उसके फोटो निकाल कर मोदी को भेज रहे हैं, और दिल्ली में जा रहा है सारा का सारा, आरएसएस के लोगों को पता चल रहा है, तब उनको लगता है
नामधारी ही क्यों न हो, मगर ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। ये जो नामधारी प्रधानमंत्री बनाया गया वो भी हमारी वजह से। एक तो प्रधानमंत्री नहीं बनाते मगर नामधारी बना दिया, नामधारी बना दिया, कामधारी नहीं नामधारी बना दिया, वो भी हमारी वजह से। ये हमारी वजह से बदलाव आ रहा है, ये इंटरनल बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वामन मेश्राम ओबीसी के जनगणना के आधार पर गिनती के लिए भारत बंद कर रहा है, एक बार दो बार, तो ऐसा करते करते 8-10 बार करने से तो ओबीसी लोग जो है वो इनके साथ आ जाएंगे। अगर इनके साथ जैसे ही चले गए फिर तो केंद्र की सत्ता पर इनका कब्जा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए नामधारी क्यों न हो मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, ताकि ओबीसी को हमारे तरफ जाने से रोका जाए। परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहा है वो बता रहा हूं आप लोगों को। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम खामखा शायद श्रेय ले रहे हैं, खामखा नहीं ले रहे, खामखा श्रेय लेने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कुछ तथ्य बता रहा हूं, उस तथ्य का विश्लेषण करके सबूत के साथ पेश करके बता रहा हूं। खामखा श्रेय लेने की बात नहीं कर रहा हूं। अन्यथा अडवाणी को आरएसएस ने कंपलसरी घर में बिठा दिया। अडवाणी ने मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया है, पता है आप लोगों को? अडवाणी ने, क्योंकि अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, अडवाणी ने मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया था और अडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्रधानमंत्री बनाया था। खुद प्रधानमंत्री बनने के बजाय अटल बिहारी को बनाया था, जबकि चुनाव उसके नेतृत्व में हुआ था और जो बहुमत मिला था वो अडवाणी की वजह से मिला था। तो अडवाणी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, तो अडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया और इसको गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया। आरएसएस के ब्राह्मणों को लगा कि अडवाणी ब्राह्मण नहीं है, और अगर अडवाणी ओबीसी भी नहीं है तो ये जो भारत बंद वामन मेश्राम के द्वारा किया जा रहा है, ये तो ओबीसी को ही प्रधानमंत्री बनाने के बाद रोका जा सकता है। अब देखो, तारीख के आधार पर बोल रहा हूं, तारीखों के आधार पर बोल रहा हूं। आपको याद होगा कि हम गुजरात के 2000 राजस्थान के अधिवेशन में चर्चा का विषय लिया, 2010 में भारत बंद करवाया। उसके बाद मोदी के प्रधानमंत्री बनने का मामला चर्चा में आया और उसके बाद मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि अडवाणी का नंबर था। मगर रणनीति के तहत आरएसएस के लोगों ने कि अडवाणी रणनीति में फिट नहीं बैठ रहा है, अगर अडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश आरएसएस करता तो ओबीसी हमारे तरफ शिफ्ट हो जाता। तो ओबीसी को आरएसएस के तरफ, भाजपा के तरफ शिफ्ट करने के लिए एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। उस समय की परिस्थिति आपको बता रहा, दावपेच है, ये रणनीति है, हर एक के बस की बात नहीं है। मेरे समझाने के बाद भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी ऐसा मैं कह नहीं सकता, मगर ये सारी परिस्थितियां मैं क्रोनोलॉजिकल आपको बता रहा हूं। तो इसलिए देश में बदलाव होने के लिए संगठित शक्ति हमारी कार्य कर रही है समाज में, और 2030 तक हम मासेस का इतना बड़ा संगठन बना देंगे कि फिर उन लोगों को काउंटर करना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो काउंटर कर पा रहे हैं, 2030 तक इतना विशाल संगठन बना दिया जाएगा, 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ का, 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ का विशाल संगठन बना दिया जाएगा। जब विशाल संगठन बना दिया जाएगा
तो तब उनको हमें काउंटर करना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा हम करेंगे, ऐसा हम करेंगे। ये हमारा एजेंडा है, इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस बात को परछू करने के काम में लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं सारे देश भर में। मैं एक गाड़ी में बैठकर दूसरे गाड़ी में बैठता हूँ, तीसरे गाड़ी में बैठता हूँ, तो मैं कोई पागल आदमी नहीं हूँ कि केवल गाड़ियों में घूमने का मुझे शौक है और शौक पूरा करने के लिए मैं घूम रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये लोगों को हम लोग तैयार करने में लगे हुए हैं। और क्योंकि आखिरकार जो बदलाव है वो लोगों को साथ में लेकर करना होगा। लोग जितने साथ में आएंगे उतना ही बदलाव होगा। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।